सपनों कैसे दिन, रिटन बाय गुरुदयाल। लेखक अपने बचपन के दिनों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनका बचपन कैसा था, क्योंकि उनका समय का जो बचपन था वो आजकल के बचपन से बिल्कुल अलग था। लेखक बताते हैं कि जो भी बच्चे उनके साथ खेला करते थे उनका सबका हाल एक ही जैसा था। सबके कपड़े फटे हुए, मैली कच्छी, टूटे हुए बटन वाले फटे पुराने कुर्ते, यही सब उनका वेश हुआ करता था। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते और खेलते खेलते हाथ पांव कट जाता और चोट लग जाती, घर जाते तो माँ बहनें ऊपर से और पिटाई करती। आजकल के बच्चों की माँ बाप हैं कि डेटॉल लगाते हैं, सफाई करते थे। उस जमाने के माँ बाप और पिटाई किया करते थे। और कुछ कुछ बच्चों के बाप इतने गुस्सैल हुआ करते थे कि पीटने लगते तो इस बात का ध्यान ही नहीं रखता कि बच्चों का कहाँ से खून निकला और क्या क्या हुआ। लेखक कहते हैं कि इतनी पिटाई होने के बाद भी फिर दूसरे दिन खेलने चले जाते। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा खेलने के पीछे जब लेखक क्या साइकोलॉजी है, क्या मनोविज्ञान है, लेखक इस बात को समझ नहीं पाते थे। जब लेखक टीचर हुए और बाल मनोविज्ञान के बारे में जब उनकी ट्रेनिंग हुई, तब उनको समझ में आया कि बालपन में क्यों बार बार मार खाने के बाद भी खेलने चले जाते थे। लेखक बताते हैं कि लेखक के साथ खेलने वाले ज़्यादातर जो साथी हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, वो सारे सब एक ही जैसे हुआ करते थे। उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। सभी के परिवार एक ही जैसे थे और किसी को पढ़ाई में रुचि भी नहीं थी। और अगर शिक्षक रास्ते में मिलते और बोलते कि बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, तो माता पिता यही उत्तर देते कि कौन सी उनको तहसीलदारी लगवानी है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घनश्याम दास के यहाँ थोड़ा सा बही खाता लिखना सीख देंगे, 6 महीने में लड़का बही खाता लिखने लायक हो जाएगा। और आपके यहाँ भेजेंगे तो 6 महीने में अलिफ बेते से, जो कि उर्दू का कखगा है, आप उसको उतना भी नहीं सिखा पाएंगे। तो क्या करना है? ऐसा करते हुए माता पिता बोल देते थे। बच्चे भी कभी एक दिन स्कूल जाते और जाने के बाद अपना बस्ता तालाब में फेंक कर चले आते और दूसरे दिन से माता पिता को कोई चिंता नहीं होती थी कि उनको कभी दोबारा स्कूल भेजा जाए या स्कूल जाने के लिए डांटा जाए। लेखक बताते हैं कि जितने भी बच्चे थे वो सब एक ही तरह के थे और सब जैसी जैसी भाषा बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग राजस्थान और हरियाणा से आकर बसे थे। तो लेखक कहते हैं कि जो जो भाषा बोलते थे वो सुनकर लेखक को हंसी आती थी, लेकिन धीरे धीरे उन बातों को समझने लगे। और कहते हैं कि इस तरह विभिन्न भाषाओं के बच्चों के साथ खेलते खेलते लेखक के एक खेडन देजिन चार का मतलब है कि ये खेलने के 4 दिन कब और किस तरह बीत गए लेखक को समझ में नहीं आया। लेखक बताते हैं कि उनमें से ज़्यादातर बच्चे इस विद्यालय आने को एक कैद समझते थे। वो उसको प्रसन्नता से नहीं लेते थे, बल्कि एक कैद समझते थे। ज़्यादातर लेखक के साथ के बच्चे अपने माँ बाप के साथ काम कराने लगे और बहुत कुछ है कि खेलने लगते। बचपन में लेखक बताते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान था, तो बाल मनोविज्ञान में ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें देखते हैं हमें वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर घास देखते हैं तो घास ज़्यादा हरी लगती है, फूलों की सुगंध ज़्यादा खुशबूदार लगती है। इसका कारण क्या है? लेखक उस समय इस बात को समझ नहीं पाते थे। कहते हैं लेखक कि बचपन की शायद सोच समझ भावनाओं के अनुकूल होगा, ऐसा सोचते थे लेखक। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि हरियाली जब हम या कोई भी खूबसूरत चीज़ जब हम पहली बार देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और बालपन में जब हम होते हैं तो कोई भी चीज़ जब नया देखते हैं तो वो नया होता है हमारे लिए, इसलिए वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेखक बताते हैं कि लेखक के विद्यालय के प्रांगण में एक क्यारियाँ थी जिसको कि अलियार के पेड़ से ढका गया था। अलियार के छोटे छोटे पेड़ से ढका गया था और उसकी बाउंड्री पूरी अलियार के पेड़ से दी गई थी। लेखक बताते हैं कि उस अलियार का जो खुशबू था वो बिल्कुल नीम के पत्ते की तरह गंध करता था। लेखक उसको आज भी आंख मूंद कर उस अलियार के खुशबू को महसूस कर सकते हैं। बताते हैं कि विद्यालय में तरह तरह के गेंदा, गुलाब, चमेली, कई तरह की मोतिया दूध से सफ़ेद कलियां हुआ करती थी। लेखक कहते हैं कि चंदू चपरासी से छुपकर लेखक उसे कई बार तोड़ लिया करते थे। और कहते हैं कि आज मुझे याद नहीं है, उन फूलों की खुशबू को तो मैं महसूस कर पाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं महसूस कर पाता हूँ कि मैं ये क्यों तोड़ लिया करता था, और तोड़ता भी था तो उसको मैं क्या करता था। शायद पॉकेट में रख देते होंगे, माँ उसको धोते समय साफ कर देती होगी, या उसको बैग में रख देते हों, या मेमने की तरह चढ़ जाया करते होंगे। लेखक को ये बातें याद नहीं है। फूल तोड़ते थे ये बात जरूर याद है, लेकिन लेखक बताते हैं कि उसका क्या करते थे उन्हें ये याद नहीं रहा।
लेखक आगे बताते हैं कि जैसे जैसे वो एक एक कक्षा पार किया करते थे तो उन्हें थोड़े थोड़े बड़े होने का एहसास होता, उत्साहित भी होते। लेखक को पुरानी पुस्तकें मिलती और कापियां नहीं मिलती तो पुरानी पुस्तकों की महक से लेखक को एक अजीब सी फीलिंग आ जाती, अनुभव होता था। उनको वो अनुभव अच्छा नहीं लगता था। लेखक कहते हैं कि शायद ऐसा महसूस होने के पीछे एक कारण रहा होगा कि पिछली श्रेणी में जो टीचर पढ़ा चुके होते थे उस विषय को, उस टीचर की मार पिटाई के कारण अगले वर्ष जब उस विषय की किताब देखते थे तो उन्हें वो पुरानी मार पिटाई लेखक को याद आ जाती थी। लेखक कहते हैं कि तब हमारे ज़माने में स्कूल जब होता था तो 1.5 महीने स्कूल हुआ करता था और 1.5 महीने छुट्टियां होती थी। तो लेखक बताते कि जब 1.5 महीने स्कूल होने के बाद 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी तब हमें स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला करता था। लेखक बताते हैं कि जब छुट्टियां शुरू होती थी तब तो ये लोग अच्छी तरह गिनते कि सवाल कम से कम 200 मिला है तो रोज 10 सवाल करेंगे तो पूरी छुट्टियों में हम पूरा सवाल कर पाएंगे। लेकिन जब छुट्टियां शुरू होती और ये ननिहाल चले जाते तो वहाँ खेल कूद में लेखक के 8-10 दिन जब बीत जाते तब लेखक को धीरे धीरे गृह कार्य की याद आती, होमवर्क पूरा करने की याद आती थी। जब होमवर्क पूरा करने की याद आती, होमवर्क न कर पाने के बदले उनको जो विद्यालय में मार पिटाई मिलेगी उस मार पिटाई के डर से लेखक होमवर्क करना शुरू कर देते थे। जब लेखक होमवर्क करते थे तब सोचते 10 क्या हम तो 15 सवाल एक दिन में निकाल लेंगे, ऐसा सोचते थे, पूरा हो जाएगा। जब ऐसा शुरू करते लेखक तो वो छुट्टियों के 1 महीने बाकी होते थे, 15 सवाल कर लेंगे, होमवर्क पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे होमवर्क करना शुरू करते थे लेखक बताते हैं कि दिन रात जल्दी जल्दी जाने लगते थे। लेखक को लगता है कि सूर्य भी जल्दी डूबता है, दिन भी जल्दी खत्म होता है और जल्दी जल्दी दिन बीतने लगता है। ऐसा इसलिए महसूस होता है कि जब हम कोई काम करने लगते हैं तो टाइम जल्दी जल्दी बीतने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि खेलने के समय तो दिन बड़ा लगता था और जब होमवर्क करने लगते हैं तो लेखक को वो दिन छोटा लगने लगता है। सूरज जल्दी जल्दी डूबना महसूस होता है, डूब रहा है ऐसा महसूस होने लगता था। उसके बाद लेखक कहते हैं कि ठीक है, अगर होमवर्क नहीं हो पाएगा तो टीचर्स की मार पिटाई खा लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ विद्यार्थी सोचते भी थे। उनको लगता था कि होमवर्क ना करके मार खा लेना ज़्यादा सस्ता सौदा है। ऐसा सोचने वाले छात्रों में ओमा नाम का एक विद्यार्थी हुआ करता था जो कि एक अलग तरह की पर्सनैलिटी का व्यक्त होता था। वो कभी भी कोई काम नहीं करता लेकिन होमवर्क ना करने के एवज में पिटाई खा लेना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था, सस्ता लगता था। लेखक बताते हैं कि ऐसा सोचने वाला ओमा ही था। ओमा का जो व्यक्तित्व था वो उसके जैसा दूसरा लड़का लेखक नहीं खोज पाते हैं। उसके गालियाँ, उसकी बातें, उसकी मार पिटाई का ढंग सबसे अनूठा था। उसके जैसा विद्यालय में शक्ल सूरत भी जैसी थी वैसा विद्यालय में दूसरा कोई बच्चा नहीं था। हांडी जितना उसका सिर था और शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जैसा सिर, ठीकने भर का 4 बालिश का शरीर यानी नाटा भी था वो, और उसके सिर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के सिर पे तरबूज रख दिया गया है। लेखक को वही ऐसा दिखाई देता था। लड़ाई के में वो हाथ पांव का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो सिर से पिटाई का, सिर से मारता, क्योंकि सिर उसका बड़ा था और सिर लेकर जब वो मारने दौड़ता तो बड़े बड़े बच्चों के को चोट लग जाती, किसी के पेट या किसी छाती में चोट लग जाती और वो इसी तरह की मार पिटाई करता। उसके सिर के बल मारने के लिए दौड़ने के कारण सभी बच्चों ने उसका रेल बम्बा नाम रख दिया था। रेल बम्बा उस समय कोयले से चलने वाला इंजन जो कि बहुत बड़ा और भयंकर होता था, उसके जैसा उसका सिर और उसके सिर से चोट भी ज्यादा लगती थी। लेखक बताते हैं कि लेखक का विद्यालय बहुत छोटा था जिसमें 9 कमरे थे। अंग्रेजी के एच के भांति वो बना हुआ था, कंस्ट्रक्शन एच के भांति था। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का था जिसके आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। लेखक बताते हैं कि स्कूल में प्रेयर में जब जाते थे तो एक कतार में हमेशा सीधी खड़े रहना पड़ता था और जब हम सब सीधी खड़े रहते थे तो हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का चेहरा बिल्कुल खिल उठता था। वो बड़े प्रसन्न दिखाई देते और सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में खड़े हो जाते थे। लेखक आगे बताते हैं कि उनमें सबसे पीछे हाथ बांध कर खड़े होते थे पीटी शर्मा यानी मास्टर प्रीतम चंद। मास्टर प्रीतम चंद एक ऐसे विद्यालय में एक ऐसे शिक्षक थे जिनको किसी भी बच्चा अगर को ठीक से कतार में खड़े ना होने पर वो घुड़की देते और ठुड्डों के भय से सभी लड़के कतार में ठीक का ध्यान रखते थे। आगे पीछे सभी लड़कों के बीच में बराबर की दूरी होनी चाहिए।
अगर ठीक से लाइन नहीं लगी तो पीटी से सभी बच्चे डरा करते थे, क्योंकि उनके जितना सख्त अध्यापक कोई और विद्यालय में नहीं था। कोई भी लड़का अपना इधर उधर सिर हिला देता या पैर से पैर खुजाने लगता तो वो झपट पड़ते और खाल खींचने की कहावत को चरितार्थ कर देते, यानी खाल को खींचना शुरू कर देते, पिटाई शुरू कर देते थे। लेकिन लेखक बताते हैं कि हेडमास्टर शर्मा जी बिल्कुल उसके उलट स्वभाव के थे। वो 5वीं और 8वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। लेखक कहते हैं कि हमारे में से किसी भी बच्चे को ये बात याद नहीं है कि हेडमास्टर शर्मा ने कभी किसी की पिटाई की हो या किसी की चमड़ी उधेड़ते उनको देखा या सुना गया हो। लेकिन बाकी सारे टीचर्स इस तरह चमड़ी उधेड़ते और चमड़ी उधेड़ना बोलते रहते, मानो हमारे विद्यालय का नाम जिस तरह लिया जाता था बार बार किसी काम में, उसी तरह चमड़ी उधेड़ने का शब्द भी प्रयोग किया जाता, वो ऐसे ही यूज भी किया जाता। यानी सभी मार पिटाई में भरोसा रखते थे। कोई भी बात हुई टीचर्स पिटाई कर दिया करते थे। लेखक कहते हैं अधिक से अधिक टीचर्स इस तरह की मार पिटाई का काम करते थे। लेखक बताते हैं कि मदन मोहन शर्मा जी को कभी किसी से गुस्सा करते, आंख झपकाते नहीं देखा था किसी ने। ज्यादा गुस्सा होते तो जल्दी जल्दी आंखें झपकाते और अपने हाथ की उंगलियों से उल्टी थपकी लगा देते थे। और उनकी जो मार होती थी मदन मोहन शर्मा जी की, इतने प्यार से मारते थे कि उनकी मार नमकीन पापड़ी जैसी लगती। जिस तरह हमें नमकीन पापड़ी स्वादिष्ट लगती है, उसी तरह हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी की डांट भी अच्छी ही लगा करती थी, क्योंकि इतना सख्त कभी नहीं डांटते जो आपको बहुत बुरा लगे, किसी बच्चे को बुरा लगे। लेखक कह रहे हैं कि सारी बातें होते हुए मदन मोहन शर्मा जी, पीटी शर्मा, ये सारे शिक्षकों के होते हुए भी लेखक को ऐसा नहीं लगा कि कभी खुशी से बच्चे स्कूल भागे जाएं। ऐसा कोई उनको आकर्षण वहां दिखाई नहीं देता था। सभी शिक्षकों से मार पिटाई के कारण वो सारा वातावरण ऐसा बन जाता था कि बच्चे कभी भी विद्यालय खुशी से जाना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक ही वजह से बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, जिसमें कि पीटी शर्मा यानी प्रीतम चंद स्काउटिंग का अभ्यास कराते और हाथ में नीली पीली झंडियां लेकर जब सारे बच्चे 1 2 3 करके जब स्काउट करते और परेड करते, वही करने के लिए बच्चों को स्कूल जाना अच्छा लगता था। लेखक बताते हैं कि फड़फड़ाती झंडियां और खाकी वर्दी लेकर गले में 2 रंगा रुमाल लटकाए जब हम लोग परेड किया करते तो अपने आप को अब एक विशेष होने का एहसास होता। और जब ठीक तरीके से वो पीटी परेड हो जाया करती थी तो प्रीतम चंद जब चमकीली आंखें झपकाते हुए शाबाश कहते, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 1 2 3 जब कहते, तो ऐसा लगता पीटी साहब की एक शाबाश हमें स्कूल के कापियों में मिली सैकड़ों गुट से ज्यादा अच्छा लगता था। क्यों ऐसा लगता? क्योंकि पीटी शर्मा कभी भी किसी को अच्छा नहीं बोलते थे, हमेशा चमड़ी उधेड़ते थे, मार पिटाई करते थे। जब परेड ठीक से हो जाती, जब शाबाश कहते, वेल बिगिन कहते, तो हमें उनका शाबाश कहना इसी कारण से ज्यादा अच्छा लगता था कि कम से कम बोले तो सही, अच्छा तो बोले। स्कूल के सारी कॉपियों में मिले ढेर सारे गुड जो मिला करते थे, उन गुड का जो बहुवचन हो सकता है गुड़ों, उस गुड़ों के जैसा लगता था उनका शाबाश कहना। लेखक कह रहे हैं कि जब सख्त मेहनत होने के बाद जब कोई चीज अच्छी मिल जाती है तो जितनी खुशी लगती है वही प्रसन्नता हम लोगों को लगा करती थी। पीटी साहब के डिसिप्लिन में रह के गुडविल प्राप्त करना हम लोगों को वैसा ही महसूस होता था। लेखक आगे बताते हैं, लेखक कहते हैं कि गुरुद्वारे जब लेखक जाया करते थे तो गुरुद्वारे के जो भाई जी होते थे वो कहते थे कि सतगुरु से प्रेम भय के कारण होता है। हिंदी में भी एक बात कही जाती है कि भय बिनु प्रीति न होत गोसाई, अन्यथा बिना डर के किसी से प्रेम कोई नहीं करता। तो पीटी साहब की गुडविल जब प्राप्त होती तो इन लोग को बड़ा अच्छा लगता और शायद पीटी शर्मा के भय के कारण ही ये परेड अच्छी तरह कर पाते और शाबाश पाते थे, जो कि इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। हर वर्ष जब लेखक अगली श्रेणी में प्रवेश करते तो उन्हें पुरानी किताबें मिल जाती। हेडमास्टर शर्मा जी एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते और उसके घर पढ़ाने जाने पर उनका लड़का जिसके घर वह ट्यूशन पढ़ाया करते थे वह लेखक से एक क्लास आगे पढ़ता था। तो इस तरह हर साल लेखक को उसकी पुरानी किताबें लाकर वो दे दिया करते थे और कॉपियां नहीं मिलती थी। तब 1-2 रुपए में किताबें आती थी, लेकिन फिर भी वह भी कोई नहीं खरीद कर देता था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डरों, स्याही दावात बड़ी मुश्किल से 2 रुपए में मिल जाते थे, वह भी बड़ी मुश्किल से मिला करता था, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपए के बहुत बड़ा रकम हुआ करता था।
और 1 रुपए में आधा सेर घी आ जाता था, आधा केजी घी भी मिल जाता था 1 रुपए में। उतनी सस्ती के जमाने में 1 रुपया भी बहुत कीमती हुआ करता था और कोई 1 रुपया भी खर्च करने के गार्जियन पढ़ाई पर नहीं चाहते थे करना। लेखक बताते हैं कि इसीलिए पढ़ने के लिए केवल खाते पीते घरों के बच्चे ही जाया करते थे। लेखक बताते हैं कि लेखक के परिवार 2 परिवार थे, लेखक के चाचा और लेखक के पिता का परिवार। उनमें सिर्फ लेखक ही एक ऐसे बच्चे थे जो कि विद्यालय जाया करते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि कभी भी नए श्रेणी में जाने पर लेखक को कोई चाव महसूस नहीं हुआ, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। लेखक कहते थे कि लेखक को पुरानी किताबों से कुछ अलग तरह की गंध आती थी, जिससे लेखक का मन उदास हो जाता था। लेखक बताते हैं कि वो उदासी का कारण क्या होगा, ये मन में चिंतन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेखक बताते हैं कि शायद इसका कारण लेखक को ठीक ठीक समझ में नहीं आया। लेखक को ऐसा लगता है कि शायद ये अरुचि का कारण अब समझ में आया कि शायद शिक्षकों के द्वारा पिछली कक्षा में ठीक से पिटाई कर दिए जाने के कारण वो भय जो भीतर हृदय में बैठ गया होता था, वह अगले साल फिर वो भय सताता रहता था, फिर उस विषय में उतनी ही मार खाएंगे, ऐसा उन्हें भय सताता रहता था। और शिक्षक भी किसी भी विषय को एक बार पढ़ा देने के बाद ऐसा महसूस करते कि बच्चे तो हरफन मौला हो गए। एक बार पढ़ाने से तो कोई हरफन मौला नहीं होता, लेकिन उस जमाने में शिक्षकों को ऐसा लगता कि एक बार पढ़ा दिया तो ठीक से याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद रहा तो ठीक से पिटाई होगी। ऐसा करते हुए कह रहे कि जब हम शिक्षकों की आशाओं पर पूरे नहीं उतरते तो सब टीचर चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते, जिसके कारण उन किताबों से कॉपियों से वो गंध आने के कारण लेखक कहते हैं कि विद्यालय जाने से भी डर लगता, मन उदास हो जाता और वो जो अलियार के झाड़ लगे थे उसका गंध भी मन को उदास कर दिया करता, क्योंकि वो अलियार के गंध से उन्हें ये एहसास हो जाता कि हम विद्यालय आए हैं। आज इतना ही खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।